अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। जी ताई, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी चला जाता हूँ। वो फौरन रजामंद हो गया था, क्योंकि आंधे को क्या चाहिए होता है, दो आंखें जो कि उसको मिल रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उबैद सीटी पर कोई धुन गुनगुनाते हुए दोनों हाथों की उंगलियां स्टेरिंग पर बजाता हुआ जोहा के घर से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसको देखने में इस कदर गर्क हुआ कि उसे गाड़ी का लॉक लगाने का खोलने का भी होश नहीं रहा था। और यह ख्याल उसे तब आया जब जोहा ने बर्मी से खिड़की बीटी। उसने जल्दी से लॉक खोला। होशा हवास घर पर छोड़कर आई हो क्या? जोहा ने घर में बैठते हुए बर्मी से पूछा और सीट बेल्ट बांधने लगी। नहीं, साथ ही लाया था, मगर तुम्हें देखकर गुम हो गए, उसको देखते हुए गंभीर अंदाज में बोला। सीट बेल्ट बांध दी। जोहा ने लंबे बार को रुक उसको यूं देखा गोया दिमागी हालत पर शिबा हो। अगर ट्रक से फुर्सत मिल गई हो तो गाड़ी स्टार्ट कर लो। तुम कितनी अनरोमांटिक हो, उसने बदमजाक को कार स्टार्ट की। वैसे परसों ही निकाह हुआ है, तुमने आज ही से ही घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए बोला। निकाह हुआ है, कोई उम्र कैद की सजा नहीं हुई मुझे जो मैं घर में बंद होकर बैठ जाऊं। हस्बे आदत टिका सा जवाब दिया उसने। उबैद, ये रास्ता तो हमारे घर का नहीं जाता, उसने ताज्जुब से ध्यान दिलाया। पता है मुझे, मुत्तसर जा मिला। तो हम उस पर क्यों जा रही हैं? क्योंकि मेरी मर्जी, उसने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अब उसे तशवीश होने लगी। किडनैप करके शहर से दूर, स्पॉट जवाब मिला तो वह हैरानी से उसको देखने लगी, जो हॉर्न सामने देखते हुए ड्राइविंग में मसरूफ था। ये क्या बेहुदा मजाक है उबैद, गाड़ी वापस मोड़ो। वो बढ़म हुई, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैं कुछ कह रही हूँ उबैद, वो गुस्से में चलाई। मुझे घर जाना है उबैद, जोहा ने बाहर आकर सख्ती से कहा। ठीक है, चली जाना, वो बेनियाजी से कहकर आगे बढ़ गया। कहाँ चले गए थे तुम? वो बढ़म हुई। पॉपकॉर्न लेने, उसने सादगी से जवाब दिया। लो, उबैद ने एक पैकेट उसकी जाने बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। खाने पीने के मामले में कभी इनकार नहीं करती। आओ यहाँ पर, आओ यहाँ चलते हैं, वो बात कहते हुए आगे बढ़ा तो वो भी उसके पीछे आ गई। दोनों किनारे पर आकर बाउंड्री के पास खड़े हो गए, जहाँ समंदर के पानी पर पड़ती हुई रंग बिरंगी रोशनियां और वक्फे वक्फे से जिस्म को छूती हुई हवाएं बहुत ही दिल फरेब लग रही थी। एक बात बताओ सच्ची सच्ची, वो पॉपकॉर्न खाते हुए गोया हुआ। नहीं, हंसपत वक्त जा मिला। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? उसने संजीदगी से जानना चाहा, तो बजाय फौरी तौर पर कोई जवाब देने के वो नजरें झुकाए पॉपकॉर्न से खेलने लगी। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम गुस्से की बहुत तेज हो, तुम्हारा मिजाज पल पल में बदलता रहता है, लेकिन अब कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ उन सब से। उसके खामोशी के बस वो मजीद बोलने लगा। जैसे जब मैंने तुमसे शादी का पूछा, तुमने कोई वादा जवाब नहीं दिया, फिर मुझे पता चला कि तुम इस रिश्ते के लिए मान गई हो। निकाह होने तक तुम्हारा मिजाज धूप छाँव सा रहा। परसों निकाह पर तुम बहुत खुश लग रही थी, मगर उसके बाद तुमने मुझसे कोई बात नहीं की और अभी भी हामा हफाफा सी हो। ऐसा क्यों है जोहा? क्या कोई परेशानी है? वो बैन ने लफ्जों में आईने में उसके रूप दिखाकर नरमी से इस्तफसार किया। सच कहूं तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। बिलाहर वो बेबसी से गोया है। मुझे पता है कि मेरी तबीयत में बहुत ही चिड़चिड़ापन है, मगर मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है। और रही बात शादी की, तो ना ही इस रिश्ते से खुश हूँ और ना ही दुखी। ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और ना ही बिल्कुल नापसंद भी नहीं करती। तुम शायद मेरी अपनी शख्सियत में ही उलझ गई है, उसने तासुब से कहते हुए अपनी नजर समंदर के पानी पर मरकूज की और बैद पर। पता है, मैंने इस बात का जिक्र मलिया बाबू से भी किया था। तुम मुझे कुछ उलझी हुई इस रिश्ते से खुश नहीं लगती, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उबैद ने पापड़ खाते हुए यूं ही बताया तो उसने हैरानी से उसकी जन्म देखा। तो उन्होंने क्या कहा? उसे जानने का तो जसूस हुआ। उनका कहना था तुम्हारी तबीयत का चिड़चिड़ापन और शादी के मामले में तुम्हारी सर्द मैरिज शायद ताई की सर्द ताल्लुक का नतीजा है। वो बताने लगा। साइकोलॉजी कहती है कि वालिदैन का आपसी ताल्लुक बच्चों की शख्सियत बहुत गहरा असर रखता है, और रिसर्चर से यह बात साबित हुई है कि वो जोड़े जिनके आपसी ताल्लुक ज्यादा अच्छे नहीं रहे, उनके बच्चों की शख्सियत भी फिर अधूरी या उलझ कर रह जाती है। जैसे तुम और जफर भैया। वो लंबे बार को रुका। रिलैक्स, गलती तुम्हारी नहीं है, इस माहौल की है जिसमें तुम पली बड़ी हो। बैन से इत्मीनान दिलाते हुए मुतमिन किया। तुम ठीक कह रही हो, वो धीरे से बोली। मतलब वो समझ गई थी, जो कि काफी अच्छी बात थी। बाकी तुमने अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो ये जानकर मेरी थोड़ी वो टेंशन हद कम हो गई। वो पाम पाम खाते हुए इत्मीनान से बोला। मैंने ऐसे कब कहा? उसे ताज्जुब हुआ। अभी तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पसंद तो करती हो ना। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा भी करने लगोगी, उसने शरारतन वजाहत की, तो वो भी बेसाता मुस्कुरा दी। कुछ फहमी है तुम्हारी, जोहा ने जिन मिटाने के लिए मुस्तनी बेनियाजी दिखाते हुए सामने देखा और पॉपकॉर्न खाने लगे। डिनर के बाद हस्बैंड ममूल साहब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। गुजरभर भी अपने कमरे में सोफे पर लैपटॉप गोद में लिए हुए बैठा था, मगर किसी गैर मरे नुक्ते को तकते हुए वो गहरी सोच में गुम था। क्या सोच रहे हो? पीछे से मलिहा ने दोनों बाजू उसके गिर्द हमायल करते हुए नरमी से पूछा। मामू के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? उसने उसी तरह अगला सवाल किया। इधर आकर बैठो। गजनफर ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बुलाया।
पिछले कुछ टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ कि मामू कुछ बिन बताए किसी काम में लगे हुए हैं। फिर कुछ टाइम बाद फील हुआ कि फारूक भी इसमें शामिल है। अपना डाउट दूर करने के लिए आज मैंने फारूक का खंगाला और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। उसे संजीदगी से बताया। क्या हुआ? उसके बालों में उंगलियां चाहती मलिहा को भी तजस्सुस हुआ। मामू पिछले कुछ अरसे से एक लड़की को ढूंढ रहे हैं मगर कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनके पास सवाए एक तस्वीर के कुछ नहीं है। उसने फारूक की जुबानी पता चलने वाली बात जिसे सुनकर वो भी हैरान हुई। क्या? लेकिन क्यों? तो ताजुब हुआ। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो उलझा। तो तुम मामू से पूछो इस बारे में। उसने अगला सवाल किया। नहीं, पता नहीं उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है और मुझे ये पता चल गया है ये जानकर कि वो परेशान हो जाए, इसलिए अभी मैंने उनसे कोई बात ना की। उसने नफी करते हुए वजाहत की तो मलिया भी पुरसोच में पड़ गई क्योंकि ये बहुत ही गैर मुतवक्का बात है। गुजनफर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामू ने जवानी में किसी से शादी की हो और फिर किसी वजह से उन्हें छोड़ दिया और अब उन्हें पता चला हो कि वो औरत मर गई है और उनकी बेटी भी है जिसे अब वो ढूंढना चाह रहे हो। मलिया ने अपने तय कहानी घड़ी। कल वाली फिल्म के असरात अब तक नहीं गए तुम्हारे दिमाग से? गुजनफर ने तनसे अंदाज में नजर उठाकर उसको देखा। अरे यार, हो सकता है ऐसे भी, वरना और क्या वजह होगी जो मामू एक लड़की को तलाश कर रहे हैं। उसने कहते हुए फिर वही सवाल उठाया जिसका जवाब होंठ लापता था। अच्छा, इस लड़की को ढूंढ कैसे रहे हैं वो? मतलब कोई निशानी वगैरह? मलिहा को यकदम दूसरा ख्याल आया। हाँ, फारूक बता रहा था कि अपनी याददाश्त की मदद से मामून ने उसका स्केच बनवाया था। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने फारूक से ली थी तस्वीर। उसे कहते हुए पैंट की जेब से मोबाइल निकाला। देखो ये है। उसे तस्वीर निकाल कर मोबाइल मलिहा को दिया जिसे थाम कर वो बगौर देखने लगी। ये किसी 22-24 साल खुश शक्ल लड़की का स्केच था जिसे देखकर मलिहा बेसाता अपने जहन पर जोड़ने लगी। मैंने उसे कहीं देखा है गुजनफर, वो पुरसोच अंदाज में बोली। क्या? वो भी हैरत से उठ बैठा। कहाँ देखा है? गुजनफर ने जाना चाहा। यही तो याद नहीं आ रहा, लेकिन देखा जरूर है। वो जहन पर जोड़ने लगी। याद करो कि कहाँ देखा है। गुजनफर को भी बेताबी हुई। मलिहा बगौर तस्वीर को देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी। आ गया याद, वो यकदम बोली। बताओ जल्दी, कौन है ये? गुजनफर को भी जानने की बेचैनी हुई। लंच करने के बाद तुम सबसे पहले लाशावड़ी के पास जाओ और कुछ सुन गुन लो उसकी कि एक जिंदा है या मर गया। रिकवरी के टाइम पर सब गायब हो जाते हैं। सुलेमान ने फारूक को कुछ हदायत दी जिस पर बस में सर हिलाकर रूम से बाहर निकल गया और तब भी कांच की मेज पर रखा हुआ उनका मोबाइल गुनगुना उठा। हाँ जनफर, मजीद ने कंफर्म कर दिया पेमेंट पहुंच गई है। वो कॉल रिसीव करते ही किसी काम के मतलब बोले। मामू, एक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी जानब से उसकी घबराई हुई आवाज आई। क्या हो गया है? वो भी फिक्रमंद हुए। फाउंडेशन से फोन आया है कि मलिहा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। आप प्लीज इसके पास चले जाएं जल्दी। उसे उजलत में कहा। ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो भी फौरन रजामंद हुए और लाइन डिस्कनेक्ट करके फौरी तौर पर उठ खड़े हुए। क्या हुआ? फ्रंट सीट पर बैठी मलिहा ने गुजरफर के काटने पर पूछा। आ रहे हैं मामू। ड्राइविंग सीट पर मौजूद गुजरफर ने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। ग्रेट। वो खुश हुई। वो दोनों इस वक्त फाउंडेशन के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। आप भी सोच लम्बी लिया। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो? उसे हंदेशा जाहिर किया। नहीं निकलेगी। उसके अंदाज में यकीन था। आधे घंटे बाद ही सुलेमान फाउंडेशन पहुंच चुके थे और सीधा रिसेप्शन पर आकर जब उन्होंने मलिहा की बाबा पूछा तो मालूम हुआ कि वो तो जा चुकी है, जिससे उन्हें काफी हैरत थी। वो मुतअज्जब से गुजरफर का नंबर मिलाते हुए बाहर आए ताकि उसे ये सारा माजरा बता सके। मान उसके करीब एक हैरत में डूबी नस्वानी पुकार उभरी जिसे सुनकर मोबाइल स्क्रीन पर हरकत करती उनकी उंगलियां साकत हो गई। उन्हें सराइये से पलट कर पीछे देखा तो दंग रह गए। रोबीना हैरत सदा सी उन्हें ही देख रही थी जबकि सुलेमान कभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। रूबी? उनके लब भी बेसाता फड़फड़ाए। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की किताब के पन्नते हुए जादू की हवा के पायस पलट कर बहुत पीछे चले गए हैं। जबकि इन दोनों ने बहुत दूर एक पेड़ की ओर में खड़े हुए जबकि इन दोनों से बहुत दूर एक पेड़ की ओर में खड़े हुए गुजरफर और मलिहा ने बेसाता खुशगवार हैरत से एक दूसरे को देखा। फ्लैशबैक। याद करो कहाँ देखा है? गुजरफर को भी बेताबी हुई। मलिहा बागौर तस्वीर को देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी। आ गया याद, वो यकदम बोली। बताओ जल्दी, कौन है ये? गुजरफर को भी जानने की बेचैनी हुई। ये रुबीना जी है, वही जिनसे आज तुम फाउंडेशन में मिले थे। उसने बताते हुए याद दिलाया। क्या? ये वो कैसे हो सकती है? वो तो बहुत एजेड है। उसे काफी ताजुब हुआ। हाँ, तो ये तस्वीर उनकी जवानी की लग रही है ना, देखो गौर से। उसने कहते हुए मोबाइल गुजरफर को दिया जिसे थम को वो बगौर देखने लगा। लेकिन मामू इन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? वो अब भी उलझन का शिकार था और यह भी कंफर्म नहीं है कि मामू उन्हें ही ढूंढ रहे हैं या नहीं। तुम्हें मामला भी तो हो सकता है ना? उसने ने अंदेशा उठाया। ठीक है, तो अब हम पहले कंफर्म कर लेते हैं क्या वाकई मामू उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसने हाल निकाला। और वो कैसे होगा? उसे सवाल किया। हम
कल दोनों का आमना सामना करवाते हैं। उसने तजवीज़ पेश की। कैसे करवाएंगे? फिर सवाल ने सर उठाया। हाल दोनों दूसरों को देखकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने दोनों को पत्थर का काट दिया। लेकिन जल्द ही बेकाबू तो जज्बात ने इन पत्थरों पर जरब मारी और वो पहल सुलेमान ने की। रूबी, तुमने पहचान लिया मुझे? वो हुची से कंपती आवाज में बामुश्किल बोले। पहचान ही तो नहीं पाई थी, वो तलही से बोली। पता है, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं मैं, और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। उनकी तलही नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी कैफियत बताई। क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? इतना बर्बाद करके भी चैन नहीं मिला। उनकी तलही में जहर घुलने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? वह हैरानी से कहते हुए चंद कदम आगे आए। वहीं रुक जाओ, करीम मत आना, उन्हें दृष्टि से कहते हुए उल्टे कदम उठाए तो वे जगह पर रुके। क्या हो गया है रूबी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझसे? उन्हें दुख भरी हैरत से पूछा। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है उसके बाद तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है मुझे। बात तो बहुत दूर की बात है। उन्हें नफरत करते हुए सर झटका। क्या कर दिया है मैंने? वो मजीद उलझे। क्या कर दिया है? रोहेल भैया को झूठ बोलकर बेड़ों ने मूल्य लेकर गए। वहां जाकर उन्हें धोखा दे दिया, हमारा घर बिकवा दिया। अब्बा इस में से चल बसे। मैं यहाँ लावारसों की तरह पड़ी हुई हूँ और पूछती हो कि क्या कर दिया मैंने? सब बर्बाद कर दिया तुमने सुलेमान। उन्हें गम व गुस्से से लगता रहा, जबकि उनकी बात पर वो तो दंग रह गए थे। क्या मैंने ऐसे कब किया? और तुमसे ये सब किसने कहा? उनकी समझ से सब बाहर हो रहा था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मां। उन्होंने बिना वजाहत के बात खत्म की और पलट कर तेज कदम उतारती हुई अंदर चली गई। रूबी, रूबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो उन्हें पुकारते हुए उनके पीछे लग गए, मगर एक वॉलंटियर ने उनको आगे मस्जिद जाने से रोक दिया। तब तक गजनफर और मलिहा भी उनके पास आ चुके थे। क्या हुआ मामू? गजनफर ने मुहातब किया। गजनफर, देखो रूबी को मेरी बात नहीं सुन रही। वो अपनी धुन में बोले, इस बात को यकसर फरामोश करके कि वो यहाँ किस काम से आए थे। और गजनफर भी रूबीना को नहीं जानता। गजनफर, तुम मामू को बाहर बैठो, मैं रूबीना जी को देती हूँ। मलिया ने उजरत में उसे हदायत दी, जिस पर अमल करते हुए उन्हें बाहर ले गया, जबकि मलिया भी जल्दी से उनकी जानब बढ़ी। 22 साल पहले फिर से बाल आ गई। मना किया था मैंने कि अब बाल नहीं आने चाहिए। उसके तन बदन में आग लगे। और तुम अच्छे हासिल समझदार इंसान लगते हो, मगर बजाय बच्चों को मना करने के इतनी दूर में खुद उनके साथ खेलने में लगे हुए हो। उसने सीधा सीधा उसके साथ उसकी भी क्लास ले ली। अरे नहीं, आप गलत समझ रही है। मैं तो सब समझती हूँ। मैं अब कोई बाल बाल नहीं मिलेगी किसी को। चलो जाओ यहाँ से। कपड़े धोना मुहाल कर दिया है मेरा। उसके बाद काट कर कहते हुए बड़बड़ा कर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अरे सुलेमान, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा था ना कि अंदर चले जाना। रोहेल ने बाइक पर से उतरते हुए कहा। बस अभी भी पहुंचा हूँ, तुम भी आ गए। उसने सच्ची झूठी वजाहत की। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। बैठक का दरवाजा खोलो रूबीना जाकर। वो मेरी उससे पहली मुलाकात थी, पर आस्ता आस्ता मेरा उनके घर आना जाना बढ़ा तो अक्सर वो नजर आ जाया करती थी, कभी दरवाजा खोलने पर या कभी दरवाजे की ओट में चाय शरबत देते हुए। और अक्सर जब उसकी इतनी सी झलक भी नहीं दिखती थी। इस मुख्तसर अरसे में जो कुछ भी मैंने उसके बारे में महसूस करने लगा था, उसे जल्द उस तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन हाल दिल उसे कैसे सुनाऊं। लेकिन फिर एक दिन सारे अंदेशे एक तरफ रखकर मैंने हिम्मत कर ही ली। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता असल बात की जानब आने लगे। मुझसे? रूबीना ने हैरानी से दोहराया। जी, आपसे गुजारिश है कि पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर जो कुछ कहना है आप कह ले सकती हैं। उसे तहमीद बांधी। वो मजीद हैरान हुई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। कोई देखेगा तो गलत समझेगा। अगले ही बार रोबीना ने साथी से कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वो लफ्ज जुबान पर लिए हुए बंद दरवाजे को देखकर रह गया। मुझे पता था अब मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन मुझे अभी पता है कि आप अभी तक दरवाजे के पीछे खड़ी हैं। मुझे आपके पैर नजर आ रहे हैं। सुलेमान ने अपने अंदाजे के दुरुस्त होने का बताते हुए आड़ में रूबीना के इल्म में इजाफा किया, जिसके बाद अगले ही पल वो पैर वहां से गायब हुए थे। वो बेसाता मुस्कुराया। उसने अपनी शर्ट की जेब से एक तैयारशुदा हुआ कागज निकाला और झुककर उसे दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक दिया। ये पढ़कर का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। उसे बंद दरवाजे से मुहातब होकर कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो वहीं पर मौजूद है। और फिर बिना कोई मजीद बातचीत किए वो जिस तरह आया था वैसे ही वापस चला गया। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मुट्ठी में दबा वो सफेद कागज खोला, जिस पर तहरीर अल्फाज पढ़कर मुझे लगा कि ये तो उसने मेरी हालत बयान कर दिया। मैं भी तो यही सब कुछ महसूस करने लगी थी उसके लिए। वो आहर में उसने लिखा था कि अगर मेरा जवाब हाँ है तो बस मैं एक बार किसी बहाने से सुलेमान को मान कहकर पुकार दूं। वो समझ जाएगा, क्योंकि तस्वर में जब वो हम दोनों को साथ देता था तो मुझे प्यार से रूबी कहता था और मैं उसे मान कहती। वो चाहता है कि ये तस्वर हकीकत हो जाए। ये पढ़कर मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई हूँ। मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा, लेकिन लगने में और होने में बहुत फर्क होता है।
जिस रोज मैंने हाथ के जरिए उसे इजहार मोहब्बत किया, उसी रोज शाम को रोहेल ने बताया कि बैरून मुल्क जाने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। हम काफी अरसे से बाहर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मगर मुझे रुबीना से जवाब चाहिए था और किस्मत की सितम जरबी कि जब अगले रोज मैं जॉब जाने के लिए घर पहुंचा तो बातों बातों में रोहेल ने बताया कि रुबीना अपनी कजन की शादी में हैदराबाद गई हुई है और रोहेल की रवानगी से एक दिन पहले लौटेगी। ये जानकर मैं अफसुदा हो गया। इस नई नई मोहब्बत की हमारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे एक कजन की शादी में हैदराबाद जाना था, जिसकी सारी तैयारी मुकम्मल थी। इसलिए फिर अगले रोज सुबह सुबह भैया मुझे हैदराबाद छोड़ आए और मैं वहां रहकर भी इस एहसास के जेर असर रही कि सुलेमान मेरे जवाब का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। और फिर अंदेशा हुआ कहीं ये सब जानकर भैया गुस्सा न हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता गुजरा और मैं भैया के जाने से एक दिन पहले रात को कजन के साथ कराची वापस आ गई। अगले रोज भैया और सलमान रवाना होने वाले थे, इसलिए सुलेमान अपना सामान लेकर हमारे घर भी आ गया और वहां से दोनों साथ एयरपोर्ट जाने वाले थे। इस रोज अब्बा भी घर पर थे, इसलिए मैं सुलेमान के सामने नहीं आ सकी। अब्बा इन दोनों को काफी देर नसीहत करते रहे। सोनीपा सुहागा भाभी के मेके वाले भी आ गए और यूं हमारे मिलने की सारी राहें बंद हो गई। अब मुझे इंतजार करना था उसके लौट के आने का, मगर मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ बल्कि दम तोड़ गया जब भैया से सारे राब्ते मुनक़ता हुए। हमारा घर बिक गया, अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए और मैं भाभी के रहम करम पर आ गई। मेरी नई नवेली मोहब्बत की नाजुक सी बेल जो कि आहिस्ता सा दिल की दीवार पर सजने लगी थी, ये जानकर अपनी मौत आप मारकर मुरझा गई कि सुलेमान भैया को धोखा देकर फरार हो चुका है और सब खत्म हो गया। अपने अधूरे सवालात मैंने बिलाहर अपने अपने अधूरे सवालात दिल में लिए बिलाहर मैंने अपने वतन को अलविदा कह दिया और बाहर पहुंचने के बाद मेरी पूरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द यहाँ से कामयाब होकर लौटूं ताकि फिर बाकी की जिंदगी के साथ गुजार सकूं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि रोहेल मुझसे कटने लगा है। उसकी हरकतें भी कुछ मशकूक लगने लगी थी। और फिर एक रोज रोहेल अचानक मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया और कारोबार के लिए जो पैसा हम साथ लाए थे वो भी अपने साथ ले गया। अनजान मुल्क के अजनबी लोगों के बीच में अपना बना हुआ बिना पासपोर्ट के छुपता छुपाता वो वापस पाकिस्तान आने की जद्दोजहद में लग गया। और इस तरह से में मुझे पता चला कि रोहेल ने इस बंदे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, क्योंकि कारोबार के लिए कुछ पैसे रोहेल आया था और कुछ मैं, और रोहेल वो सब लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद मैं हाल ही हाथ रह गया। क्योंकि इस बंदे ने रोहेल को कोई नया लालच दिया था, बल्कि मगर कहती है ना कि लालच का अंजाम बुरा होता है, और वही हुआ। वो बंदा भी बाद में रोहेल को धोखा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद पता नहीं कैसे वो पाकिस्तान पहुंचा और वहां से आपको झूठी कहानी सुना दी कि मैंने उसको धोखा दिया था। मैं यूं ही दर दर भटकते हुए बहुत लंबे अरसे के बाद वतन वापस लौटा, मगर यहाँ बहुत कुछ बता चुका था। इसलिए मैं सीधा रोहेल के घर पहुंचा तो पता चला उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका है। उसके बीवी बच्चे और बहन भी यहाँ से जा चुके हैं, जबकि घर को बैंक ने जब्त करके बेचने के बाद अपने पैसे मसूल कर लिए थे। मैंने बहुत कोशिश की इन लोगों को ढूंढने की, मगर मेरे पास कोई जरिया नहीं था उन तक पहुंचने का। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया और जिस जगह पर रोहेल का घर था उस जगह को कोई बड़े बिल्डर ने खरीद लिया था, जिसके बाद वहां के सारे घर गिरा कर उन्हें खाली जमीन की सूरत दे दी गई थी, जबकि वहां के मकीनों को उसके बदले में पैसे दे दिए गए थे। एक वो घर ही तो पहली और आखिरी निशानी था हमारी मोहब्बत की, उसे भी दुनिया वालों ने कायम नहीं रहने दिया। बिल्डर्स ने वो जमीन मुख्तलिफ लोगों को बेच दी, जिसके बाद कुछ मालिकान ने वहां पर तमीरती काम शुरू करवाया और कुछ ने वैल्यूज बनाने के लिए जमीन को यूं ही छोड़ दिया। रोहेल के घर समेत एक घर और मिलाकर जो जमीन हिस्सा जिस बंदे ने खरीदा था उसने भी अभी तक कोई तमीरती काम शुरू नहीं करवाया था। इससे मेरी कोशिश थी कि किसी तरह वह जमीन इससे खरीद लूं, मगर वो शख्स नहीं माना। उस शख्स का नाम था सालिक हमदानी, जिसने अपनी बेटी मलिहा को बतौर शादी का तोहफा देने के लिए वो जमीन उसके नाम वक्फ कर दी थी। मैंने प्यार से तकरार से हर तरह से कोशिश कर ली, मगर वो नहीं माना। इस दौरान जमीन की वैल्यू लाखों में थी, लेकिन मैं तो करोड़ तक भी देने को तैयार था, जिसका इंतजाम भी जैसे तैसे कर लेता, मगर उसको बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे चालबाजी का सहारा लेना पड़ा और मैंने तुम्हें मोहरा बनाया गुजरन पर। मगर किस्मत से मलिया एक अच्छी लड़की निकली, इसलिए जमीन मिल जाने के बावजूद भी मेरी कोशिश रही कि तुम दोनों अलग ना हो, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। आज तुम दोनों भी साथ हो, वो जमीन भी मेरे पास है, मैं उस पर घर भी तमीर करवा चुका हूँ। मगर जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो तो मुझसे हफा हुए बैठी है, जिसे देखने के लिए मैं कब से तरस रहा था, वो मुझे देखना नहीं चाहती। मैंने सालों पहले उससे कहा था कि अगर उसे मेरी मोहब्बत कबूल हो तो बस एक बार मुझे मान कहकर पुकार दे, मैं समझ जाऊंगा। आज 22 साल बाद उसने कहा भी तो क्या कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है मान, अब तुम ही बताओ कि मुझसे क्या समझो, इकरार या इनकार, मोहब्बत या नफरत।